हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज और आज हम करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक दैट इज पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रैक्टिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी सीबीएसई की फाइनल एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर भी इसकी 3 एप्लीकेशन हैं जो आपको करनी भी हैं और आपकी फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर को करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो मेन स्टार्टिंग होती है यहाँ पे करंट डेंसिटी से, क्योंकि उससे पहले तो बेसिक बिल्कुल रहता है 10th लेवल तक का। मेन चैप्टर की स्टार्टिंग होती है करंट डेंसिटी से। आफ्टर दैट आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन क्या होता है। आफ्टर दैट अपने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किए। बीच में एक टॉपिक आ गया था ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, क्या रिलेशन है। अच्छा, फिर अपने रजिस्टर्स किए, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, फिर सेल्स किए। ठीक है, सेल करने के बाद अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आया दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, केसीएल, केवीएल और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपने किए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपने चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, आज का जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, जिसके ऊपर आप डिस्कस करने वाले हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? देखो, पोटेंशियोमीटर के नाम से ही आप बात करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है। देखो, नाम से ही है ना, पोटेंशियो का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियो का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। और मीटर का मतलब मीज़र करने वाला। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करने वाला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक डिवाइस नहीं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसे आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोल दूं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू को आप मेज़र कर सकते हो। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। समझ में आई ये बात? पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डिवाइस, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस बात को दिमाग के अंदर रखना। ठीक है, एक डिवाइस नहीं होती, एक सर्किट आप बनाते हैं। ठीक है, जिसको आप खुद बना सकते हो, उस सर्किट को आप बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नाम से तो लग रहा है ना जैसे मीटर है, तो मीटर का मतलब एक डिवाइस होगी। जैसे करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप बोलो कि यहीं ये भी इसके पीछे मीटर लगा हो तो ये एक डिवाइस होगी। तो ये एक बेटे डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, मेनली इसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है पोटेंशियोमीटर का? इसका मेन पर्पज़ होता है कि सर्किट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, एक और डिवाइस भी होती है अपने पास जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। वो डिवाइस होती है वोल्ट मीटर, जो आप मोस्टली लैब के अंदर जो यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट के अंदर मेज़र करने के काम आता है। बट जो वोल्ट मीटर से आप वैल्यू मेज़र करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। वो एक बस आप बोल देते हैं कि काम चल जाएगा, वो वाली वैल्यू होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। देखिए कैसे, अगर एक सर्किट के अंदर सपोज मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और इसको करंट रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है और इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे, सर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? तो V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू कितनी है 10, तो वोल्टेज कितनी आनी चाहिए 20 वोल्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरेटिकली है। ठीक है, जब आप इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हो, प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो क्या होता है कि आपने एक रजिस्टर लिया प्रैक्टिकली 10 ओम का और उसमें से करंट फ्लो करवा रहे हो आप 2 एम्पियर का, और एक वोल्ट मीटर को जब इसके अक्रॉस यहाँ पर ज्वाइन करते हो, अब देखना, अब वोल्ट मीटर को चलने के लिए कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू चाहिए होगी तभी तो वो वर्क करेगा। अब जब 2 एम्पियर करंट यहाँ जाएगा, 2 एम्पियर करंट इस जंक्शन पे पहुँचा, तो सपोज इस तरफ 0.5 भी करंट चला जाता है,
क्योंकि ये तभी चलेगा ना जब इसको कुछ ना कुछ अमाउंट करंट की तो चाहिए ना। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, लेकिन करंट की कुछ ना कुछ अमाउंट तो इसके अंदर भी जाएगी, तभी तो ये वर्क करेगा। और इस तरफ गई कितनी, 1.5। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि V की वैल्यू कितनी आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या है, IR, और I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5, और R की वैल्यू कितनी है 10। तो 0.5 से ये गया तो कितने आए आपके पास, 15 वोल्ट। आनी क्या चाहिए थी, 20 वोल्ट। लेकिन प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 वोल्ट वैल्यू मिल रही है। समझ में आई। तो वोल्ट मीटर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता एक सर्किट के अंदर कितनी करंट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो, लेकिन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आप मान के चलते हैं कि काम चल जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करनी है, क्या वो चाहिए 20 की 20 ही चाहिए, तो वहाँ फिर वोल्ट मीटर का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पर एक सर्किट ऐसा प्रिपेयर किया जाता है जिससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, और उस सर्किट का नाम है पोटेंशियोमीटर। क्लियर है ये बात। तो डेफिनेशन भी पोटेंशियोमीटर की यही रहती है। पोटेंशियोमीटर का ये जो सर्किट था, सबसे पहले इस महाशय ने, इस साइंटिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम था जोहान क्रिश्चियन पोगेनड्रॉफ, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। क्लियर है ये बात। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट मापना है अपने को सर्किट के अंदर 20 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्किट है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसका क्या रहता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट potential drop in a wire of uniform resistance is directly proportional to its length। इसका मतलब क्या बना कि एक ये मेरे पास वायर है जिसका यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, इस वायर के ऊपर मैं जब जब जॉकी को जैसे जैसे से मूव करवाता जाऊंगा, उसकी लेंथ वायर की इंक्रीज करता जाऊंगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होता जाएगा। फिर से बता देता हूं, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म है, और इस वायर के अंदर जैसे इस वायर के ऊपर मैं जॉकी को मूव करवाता हूं, लेंथ को इंक्रीज करता जाता हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मीन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L के, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर और सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। प्रूफ क्या कहता है इसका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, IR, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है। अच्छा, R की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1, देन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू रो L बाय A। अच्छा, अब यहां से कहानी समझना, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू कांस्टेंट रख दें अपन, और जिस वायर में से पास करवाएं उसका यूनिफॉर्म एरिया हो। फिर से बता देता हूं कि अगर मैं I की वैल्यू को क्या रखूं इस सर्किट के अंदर, कांस्टेंट रखूं, एरिया भी उसका क्या हो, यूनिफॉर्म एरिया हो, ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल वही है, तो इस केस के अंदर V किसके ऊपर डिपेंड हुआ, L के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। ये बात मैं लिख भी देता हूं, क्या, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, जिसका वायर का क्या हो, यूनिफॉर्म एरिया हो, तो इस केस के अंदर, ये आपने राइट कर लिया बेटे, ऊपर से इरेज कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, प्लीज राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं चलता हूं। इन यूनिफॉर्म एरिया, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, देन ये भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी मटेरियल वही है,
एरिया पे अपन ने क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म है, उस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करूं तो क्या लग जाता है, K लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाएगा, K, वेयर K क्या चीज है, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and it is also known as potential gradient, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा इसका पहले। तो यहां से K की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, V/L। तो यहां से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी दे सकते हो कि क्या होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या बना कि जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब यहां से इसके ऐसा यूनिट भी बना सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या हो गया, वोल्ट, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, और वोल्ट मीटर इनवर्स। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन कहानी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसकी क्या क्या होता है इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, पोटेंशियोमीटर, उस डिवाइस उस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए वो सर्किट लेके आया हूं आज। प्रैक्टिकली थोड़ी सी चीजें आपको बताने वाला हूं मैं, क्या होता है। देखो, ये मेरे पास एक वुडन बोर्ड है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिखाने की मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे वे के अंदर। ये वुडन बोर्ड होता है, एक एक चीज को समझना, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। प्रैक्टिकली भी है, प्रैक्टिकली भी कई बातें हैं जो एक्सटर्नल आते हैं, वो आपसे प्रैक्टिकली भी कई बातें इसी में से पूछेंगे, सर्किट में से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक बात का। ठीक है, अच्छा, वुडन बोर्ड के ऊपर ये एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट बना हुआ है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, इस वुडन बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो बेटे, यहां पर 4 वायर्स लगी हुई हैं, दिख रहा है? मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको थोड़ा क्लोज करके। 4 वायर लगी हुई हैं, 1 2 3 4, ज्यादा भी हो सकती हैं। इस पोटेंशियोमीटर के अंदर 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर भी आप बना सकते हो, वो आगे बात करेंगे कि 10 वायर क्यों लगाते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये जो वायर होती हैं स्पेशली ये अलॉयज की बनाई जाती हैं, ये अलॉय की वायर लगी होती है इसके ऊपर। 4 वायर किसकी बनी होती है, ये अलॉयज की। कौन सा अलॉय लिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये जो वायर्स होती हैं कौन से अलॉय की होती हैं। ठीक है, अलॉय यूज किया जाता है इस वायर के लिए, उसके पीछे रीजन क्या रहता है, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं आपको। कौन से अलॉय होते हैं, या तो कॉन्स्टेंटन, जो कॉन्स्टेंटन बना होता है कॉपर प्लस निकल से, ठीक है, या फिर मैग्नीन का यूज किया जाता है, मैग्नीन अलॉय का। मैग्नीन होता है कॉपर प्लस निकल प्लस मैग्नीज, इन तीनों मेटल्स को मिला के बनता है ये मैग्नीन। ठीक है, तो ये मैग्नीन की वायर या कॉन्स्टेंटन अलॉय की वायर ही क्यों यूज की जाती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि जब आप अगर मैं यहां पर मेटल की वायर यूज कर देता तो मेटल का क्या होता है कि जैसे करंट पास करवाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस सडनली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? और अलॉय क्या क्या होता है, अगर आपने अलॉय की वायर यूज की है तो जैसे ही आप इसमें से करंट पास करवाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इनके रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होता है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? मेटल की क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जैसे ही आप करंट पास करवाते हो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सडनली। ठीक है, और अलॉयज होंगे तो टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं बनेगा इनके ऊपर। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आते हैं आगे। ये जो वायर्स होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, ये मैंने इसका डायग्राम यहां भी बनाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको यहां समझाता हूं। इस वायर की लेंथ होती है, ये देखो नीचे मीटर स्केल लगा हुआ है। मीटर स्केल कितना है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोल दूं या मैं इसको बोल दूं 1 मीटर,
ये 1 मीटर का स्केल लगा होता है या फिर 100 सेंटीमीटर बोल दूं स्केल लगा हो। तो इस वे के अंदर एक वायर जो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, फिर वहाँ से इधर आई, यहाँ से इस तरफ गई, यहाँ से वापस आई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वायर कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। 4 वायर हैं तो टोटल लेंथ वायर की कितनी हो जाती है 400 सेंटीमीटर, या मैं बोल दूं 4 मीटर वायर। ठीक है, समझ गए। यहाँ से लेके ये जो 4 वायर लगी हुई हैं आपके सामने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी 400 सेंटीमीटर इनकी। कंप्लीट है। किसकी बनी हुई है अलॉयज की बनी हुई है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इन वायर्स को आगे बांधा हुआ ये मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, क्या लगी हुई है ये मेटल की स्ट्रिप इस तरफ भी लगी हुई है और मेटल की स्ट्रिप ये इस तरफ भी लगी हुई है। क्लियर है, देखना थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, दिख रही हैं इस वे के अंदर। ठीक है, इस तरफ भी ये मेटल स्ट्रिप लगी हुई है और इस तरफ भी ये मेटल स्ट्रिप लगी हुई है। मोस्टली ये कॉपर की ली जाती हैं। ठीक है, और ये जो मेटल स्ट्रिप लगी होती है ना, अगर आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो ये जो मेटल स्ट्रिप लगी हुई है थोड़ा ब्रॉड लगी हुई हैं। मेटल स्ट्रिप जो लगी हुई हैं ब्रॉड मेटल स्ट्रिप लगाई जाती हैं। इनके पीछे रीज़न है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये जो मेटल स्ट्रिप लगी हुई हैं ये वाइड या बोल दूं मैं ब्रॉड मेटल स्ट्रिप ही क्यों लगी हुई हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है। देखो, तो जब आप इसमें से करंट फ्लो करवाओगे तो करंट इस वायर में से जाएगा इस मेटल स्ट्रिप में, इस मेटल स्ट्रिप से होता हुआ दूसरी वायर में जाएगा। समझ में आई। अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया क्या कर दूंगा डिक्रीज कर दूंगा, एरिया कम कर दूंगा, तो अपने को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। अगर इसका एरिया मैं क्या कर दूंगा डिक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पर इस मेटल स्ट्रिप का क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो करंट की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आई समझ। अब करंट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े तो यहाँ पे पतली एक स्ट्रिप लगा के भी तो मैं इसको वायर को बाइंड करना है कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्या करते हैं वाइड स्ट्रिप ली। उसके पीछे रीजन क्या रहा वाइड स्ट्रिप के, कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी होगी तो करंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। क्लियर है ये बात। ये कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ से कि ये जो मेटल स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई हैं ये वाइड मेटल स्ट्रिप क्यों लगी हुई हैं। ठीक है, कॉपर की क्यों लगी हुई है, कॉपर की इसलिए लगी क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, करंट को अपने में से पास होने देता है। वाइड इसलिए लगी हुई क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी अपने आप ही। क्लियर है। एक मीटर स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 वायर लगी हुई हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है इनकी, तो टोटल होगी 400 लेंथ। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ए टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल, 2 टर्मिनल है अपने पास। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है। ए टर्मिनल ये हो गया ए टर्मिनल। ठीक है, ए को फिर आगे मेटल स्ट्रिप, देखो मैं इस चीज़ को यहाँ भी समझाता हूँ। ए टर्मिनल को इस मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़ा हुआ है, ए टर्मिनल को इस मेटल स्ट्रिप के साथ, फिर इस मेटल स्ट्रिप से दूसरी वायर गई, इस मेटल स्ट्रिप से ये दूसरी वायर गई। ठीक है, ये दूसरी वायर इस स्ट्रिप के पास गई, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो स्ट्रिप लगी हुई है दिख रही है क्या। हाँ जी, दोनों टर्मिनल के बीच में जो ये स्ट्रिप लग रही है इस स्ट्रिप के पास गई, इस स्ट्रिप से फिर ये वापस आई, तो इस वे के अंदर ये वायर्स लगी हुई हैं, कनेक्ट की हुई हैं। और बी के साथ क्या लगा हुआ है ये वाला मीटर स्केल भी अटैच हुआ है, दिख गया आपको। ठीक है, अच्छा अब इन टर्मिनल के साथ क्लियर है ये बात सारी। लो जी, अब आते हैं यहाँ पर इन टर्मिनल के साथ बैटरी लगा देते हैं, एक बैटरी का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव साथ स्विच लगाते हैं, स्विच के साथ एक रियोस्टेट लगा देते हैं, और रियोस्टेट का नेक्स्ट टर्मिनल क्या है बी पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो अपने पास जो ये एक सर्किट बन जाता है इसको एक प्राइमरी सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ये सारा सर्किट भी कनेक्ट करके दिखाऊं अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक है, तो फिलहाल आप आज के लिए इतना काम चलाएं। ठीक है, कि ये जो सर्किट बन गया अपने पास ये क्या बन गया एक प्राइमरी सर्किट बन गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ
ए को एक वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं और उसका सेकंड टर्मिनल एक जॉकी के साथ, या जिसको क्या बोला जाता है, जॉयस्टिक भी बोला जाता है, जॉयस्टिक। ये दिख रहे हो, एक पेन टाइप होती है जॉयस्टिक, जिसका अंदर वाला ये पोर्शन क्या रहता है, थोड़ा नुकीला होता है, शार्प एज होती है इसकी ये, ठीक है। इस शार्प एज को क्या किया जाता है, इस वायर के ऊपर ऐसे मूव करवाया जाता है, ठीक है। इस जॉकी का ये टर्मिनल, जो ये वाला टर्मिनल वोल्ट मीटर के इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको इसके पोटेंशियोमीटर के इस वायर के ऊपर ऐसे मूव करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, देखो प्रिंसिपल के ऊपर मैं वापस आ रहा हूं, मैंने कहा था कि प्रिंसिपल को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस वे के अंदर वायर के ऊपर मूव करना शुरू करोगे जॉकी को, तो लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और ये जो वायर है, मैंने इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर मूव करोगे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और लेंथ के क्रॉस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 3-4 रीडिंग अलग अलग लेंथ के ऊपर आपने वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है उनको लेना है और उनका जब VL ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो शो करती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने सारी ओरली आपको बता दी है, आप कंस्ट्रक्शन इसके लिख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि इसका आगे किस किस कंपेयर, देखो एप्लीकेशन इसकी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी आएगी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आएगी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बात क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।